स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था, जो कि 1914 से 1918 तक चला। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इस सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटॉग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। वास्तव में वाइमर गणराज्य का उद्भव कुछ परिस्थितियों के साथ हुआ जो इस प्रकार से हैं। जर्मनी साम्राज्य की पराजय तथा शासक के पदच्युत होने के कारण संसदीय दलों को नई जर्मन नीति बनाने का अवसर मिल गया। दूसरा था राष्ट्रीय असेंबली की वाइमर में सभा हुई और संघीय ढांचे के साथ एक प्रजातांत्रिक संविधान स्थापित किया गया। तीसरा, जर्मन संसद या राइक्सटैग के लिए अब डिप्टी चुने जाने लगे, जिनका चुनाव समान और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर होता था, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। इस गणराज्य को हालांकि अपने ही लोगों की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि ये शर्तें जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार के अंत में विवशता में मनवाई गई थी। प्रथम विश्व युद्ध का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध का समस्त यूरोपीय महाद्वीप पर एक विनाशक प्रभाव पड़ा। लेनदार से देनदार। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप एक अति समृद्ध महाद्वीप था। युद्ध ने इसके संसाधनों को खर्च कर डाला और वह लेनदार से देनदार बन गया। यानी कि यह महाद्वीप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय, अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाने चुकाने की वजह आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। दूसरा था सामाजिक जीवन पर दुष्प्रभाव। सैनिकों को नागरिकों से अधिक सम्मान सुविधाएं मिलने लगी। राजनीतिज्ञों और प्रचारकों ने पुरुषों को आक्रामक, सुदृढ़ और पौरुष संपन्न बनाने के लिए अतिरिक्त दबाव डालना शुरू कर दिया। संचार माध्यमों ने खंदक के जीवन को महिमा मंडित बनाना शुरू कर दिया था। आक्रामक युद्ध प्रचार। सार्वजनिक क्षेत्र में आक्रामक युद्ध प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान की कीर्ति गाई जाने लगी, जबकि लोकप्रिय समर्थन रूढ़िवादी तानाशाही को मिलने लगी थी, जो अभी सत्ता में आई थी। इससे लोकतंत्र को आघात पहुंचा। राजनीतिक वातावरण सोवियत शैली की शासन व्यवस्था का समर्थक बनता जा रहा था। प्रजातंत्र एक नया और नाजुक विचार था, जो यूरोप के आंतरिक संघर्ष में अस्थिरता से उभर नहीं सका था। फिर था आर्थिक संकट। राजनीतिक अस्थिरता तथा युद्ध पर हुए अपार खर्च ने आर्थिक संकट पैदा कर दिया था। औद्योगिक उत्पादन नाटकीय ढंग से नीचे गिर गया था। इससे 1929 की महामंदी का परिवेश स्थापित हो गया था।